अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई है। अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। उधर ईरान ने अमेरिकी शर्तों को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है, ठुकरा दिया है। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान को ख़तरनाक धमकी दे दी है। ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिकी मीडिया ने अब कुछ ऐसी खबरों को शाया करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, अब एक इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों में भी अमेरिकी मीडिया ने कुछ रिपोर्ट शाया की है, जो रिपोर्ट अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ भड़काने वाली थी या अरब देशों को ईरान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश थी। अब इस वक्त दो ऐसी रिपोर्ट सामने आई है अमेरिकी मीडिया की तरफ से, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इलाके में एक नई जंग शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें दावा किया गया कि ईरान पर सिर्फ अमेरिका और इसराइल ने हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका और इसराइल के हमले को यूनाइटेड अरब अमारात ने भी ज्वाइन किया। और ईरान पर जो हमला हुआ, ईरान में ऑयल रिफाइनरी को जो निशाना बनाया गया, तो जिस तरह इसराइल के जंगी तैयारों ने निशाना बनाया, अमेरिकी फ़ौज ने हमला किया, उसी तरह यूनाइटेड अरब अमारात की फ़ौज ने भी, उसके जंगी तैयारों ने भी ईरान पर हमला किया था। इस जंग में यूनाइटेड अरब अमारात ने इसराइल और अमेरिका की फ़ौज को ज्वाइन किया था। ये बाज़ाब्ता वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और अभी तक यूनाइटेड अरब अमारात ने इस खबर को कंडम नहीं किया है, इस खबर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है। उधर ईरान की तरफ से भी कुछ भी इस बारे में सामने नहीं आया है। अब तक जो मीडिया में रिपोर्ट रही है वो यही कि ईरान ने यूनाइटेड अरब अमारात में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, यूएई की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको टारगेट किया गया, कुछ यूएई की जो इमारतें हैं, उसके जो कुछ अपने एसेट्स हैं उसको भी ईरान ने निशाना बनाया, उस पर ईरान ने हमला किया। यूनाइटेड अरब अमारात की तरफ से हमेशा ईरान को धमकी ज़रूर दी गई कि अब यूएई के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यूएई अपनी सॉवरेनिटी और ख़ुद मुख्तारी पर मज़ीद हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल की मीडिया ने यह ख़बर भी कई मरतबा शाया कर दिया था कि यूएई भी इस जंग को ज्वाइन करने वाला है, यूनाइटेड अरब अमारात भी इसराइल के साथ इस जंग को मिलकर लड़ेगा। लेकिन यूनाइटेड अरब अमारात ने हमेशा इस तरह की ख़बरों को रिजेक्ट किया, झूठ पर मबनी ख़बर कहा और कहा कि यूएई फ़िलहाल इस जंग का हिस्सा बनने वाला नहीं है, ये इसराइल और अमेरिका की जंग है और हमारा इस जंग में इंटरेस्ट नहीं है। उधर ईरान की तरफ से भी कहा गया बार बार कि अगर सिर्फ सबूत मिल जाए कि यूनाइटेड अरब अमारात से कोई हमला हम पर हुआ है, यूएई ने इस जंग को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर हम यूनाइटेड अरब अमारात को तबाह बर्बाद कर देंगे। यूनाइटेड अरब अमारात की अभी पूरी दुनिया में जो शहरत है, दुबई जो पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का मरकज़ बनता जा रहा है, दुनिया भर के लोग जो यूएई आते हैं, ये पूरी चमक धमक हम ख़त्म करके रख देंगे, तबाह कर देंगे। बार बार ईरान ने धमकी दी है और यूएई ने बार बार हमला होने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया था। इसराइल पर जितना ज़्यादा हमला हुआ उससे ज़्यादा यूएई पर ईरान ने हमला किया। तकरीबन 2200 से ज़्यादा ड्रोन से हमला हुआ, 550 से ज़्यादा मिज़ाइल से ईरान ने यूएई पर हमला किया। यूनाइटेड अरब अमारात का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा यह है कि यूनाइटेड अरब अमारात ने भी इस जंग को ज्वाइन किया था। ये खबर पहले ही आ चुकी है कि इसराइल ने अपनी आर्मी को यूएई में भेज दिया है। इसराइल ने यूनाइटेड अरब अमारात में एक फ़ौजी अड्डा तक बना लिया है, अपना आयरन डोम वहाँ भेज रखा है। इसराइल की आर्मी यूएई में पाई जा रही है। एक और रिपोर्ट 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी कि इराक़ के जंगलों में इसराइल ने चुपके से एक फ़ौजी अड्डा बना रखा है और किसी को इसकी खबर नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि इराक़ की जो हुकूमत है उसका ईरान के साथ अच्छा रिश्ता है, ताल्लुक़ है। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के बाद जो लोग इक़्तिदार में आए इराक़ में, वो ईरान के सपोर्टर रहे हैं, हामी रहे हैं। फिर कैसे इसराइल ने इराक़ में फ़ौजी अड्डा बना लिया और इराक़ की हुकूमत को पता ही ना चल सका, ईरान को पता नहीं चल सका? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब अमेरिका का एक और अखबार है, या कह लीजिए टीवी चैनल है, जिसका नाम है CBS न्यूज़। उसने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है और अब पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को गलत बताया है। CBS न्यूज़ का दावा यह है कि पाकिस्तान का जो नूर खान फ़ौजी अड्डा है, उसने ईरानी जहाज़ों को अपने यहाँ पनाह दी। ईरान का जो जासूसी तैयारा है जिसका नाम है
RC-130 वो जहाज़ बाज़ाब्ता नूर खान एयर बेस पर था और अमेरिका ईरान की जंग में पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने ईरानी फ़ौजी तैयारों को अपने यहाँ ठहराया था। उसके अलावा ईरान के जो कुछ जहाज़ थे उसको भी इस फ़ौजी अड्डे पर ठहरने की इजाज़त दी गई थी ताकि अमरीकी हमले में वो जहाज़ महफूज रहे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के कई एयरपोर्ट पर भी ईरानी जहाज़ों को लाकर रखा गया था ताकि अमरीका या इसराइल का हमला अगर ईरान में एयरपोर्ट पर होता है, जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, तो अमरीका और इसराइल के हमले में ईरान के जहाज़ महफूज रहें, एयरक्राफ्ट का नुकसान न हो सके। ये रिपोर्ट CBS ने शाया की है। ये भी दावा किया गया है CBS की रिपोर्ट में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ ज़्यादा है। CBS की न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी अफसरान और हुकाम में से बाज़ का मानना है कि पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की शर्तें अमेरिका को बताता है और अमेरिका की शर्तें ईरान को बताता है। तो जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान की शर्तें अमेरिका को बताई जाती है तो पाकिस्तान अमेरिका पर मुकम्मल दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। पाकिस्तान मैसेज को इस तरह कन्वे करता है कि ईरान हर हाल में इस शर्त को नहीं मानेगा। अमेरिका के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ है ईरान और ईरान चाहता है कि अमेरिका इन शर्तों को माने, यानी पाकिस्तान ईरान का पलड़ा भारी रखता है। पाकिस्तान अमेरिका पर पूरा दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, मैसेज को कन्वे इस तरह करता है कि ईरान बहुत सख्त नाराज़ है, ईरान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ईरान की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए पाकिस्तान ईरान पर मजबूत दबाव नहीं बना पाता है, उसको फोर्स नहीं कर पाता है। अमेरिका का मैसेज ईरान को पाकिस्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा प्रेशर बनाकर कन्वे नहीं करता है। ये CBS ने पाकिस्तान के बारे में दावा किया है। बहरहाल सीज़ फायर को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर फ़िलहाल कोई भी हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका है। पाकिस्तान की कोशिशें अभी तक लगातार जारी है। कतर भी इस कोशिश का हिस्सा बन चुका है। पिछली रिपोर्ट में आपको मैंने बताया था कि कतर के वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान आल सानी अमेरिका के दौरे पर थे और कैलिफोर्निया में अमेरिका की नेगोशिएशन की जो टीम है, जो मुज़ाकरात की टीम है, उसने बाज़ाब्ता कतर के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान, पाकिस्तान और दूसरे देशों से बातचीत की और कतर भी अब पूरा किरदार अदा कर रहा है कि कैसे अमेरिका और ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता परमानेंट सीज़ फायर का, जंगबंदी का ऐलान हो जाए। लेकिन अमेरिका ने जो शर्तें दी थी, जो प्रपोज़ल रखा था, उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका का जो फाइनल प्रपोज़ल आया था ईरान के पास, वो दो था। पहला ये कि ईरान के पास जो इजाफ़ा शुदा यूरेनियम है, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट है, वो ईरान किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दे, तभी परमानेंट सीज़ फायर होगी। और ईरान ने कहा कि हम इस शर्त को नहीं मान सकते हैं। अमेरिका का दूसरा मुतालबा यह है कि ईरान अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ओपन कर दे और पहले वाली पोजीशन में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वापस चला जाए। ईरान ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है इसके अलावा शर्तों को माना जा सकता है, उस पर बातचीत हो सकती है। और इसी वजह से जब ईरान का जवाब अमेरिका को मिलता है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की इन शर्तों के साथ जंगबंदी पॉसिबल नहीं है। सीज़ फायर अब वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है और किसी भी वक्त अमेरिका का ईरान पर हमला शुरू हो सकता है। उधर ईरान ने अमेरिकी सदर को जवाब दे दिया है कि अगर अब दोबारा अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान सीधे एटम बम बना लेगा और फिर ईरान पूरी दुनिया के सामने ऐलान करेगा कि उसने एटम बम बना लिया है, क्योंकि अभी तक ईरान NPT के उसूल पर अमल कर रहा है। IAEA की जो शर्तें हैं उसको ईरान मान रहा है और आलमी कानून की पासदारी कर रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि हमने 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है और इसको 90% तक पहुँचाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जौहरी प्रोग्राम का उसूल यह है कि अगर किसी ने यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक कर लिया है तो उसको बहुत आसानी से 90% तक पहुंचाया जा सकता है। और 90% यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि वो एटम बम बना चुका है या एटम बम वो बन चुका है। और अब ईरान का कहना है कि हमने 60% हासिल कर लिया है, लेकिन पुरअमन एजेंडा के लिए है, पीसफुल मकसद के लिए है और इसे हम किसी तीसरे देश के हवाले नहीं कर सकते, या अमरीकी धमकियों में आकर हम
اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اب اگر امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یورینیم انریچمنٹ کو کسی اور دیش کے حوالے کر دیں اور جوہری پروگرام سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ نے مزید ہم پر حملہ کیا، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، تو اس 60% کو 90% تک پہنچانے میں وقت نہیں لگے گا اور پھر ہم باضابطہ ایٹم بم بنا کر پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیں گے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہونا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ امریکہ ہوتا کون ہے؟ دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے والا، بتانے والا کہ تم ایٹم بم رکھ سکتے ہو اور تم ایٹم بم نہیں رکھ سکتے ہو۔ امریکہ دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال کیا اور جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر اس نے گرایا۔ لاکھوں لوگ مر گئے اور کئی نسلیں اس کا شکار ہوئی ہے۔ ابھی تک وہاں کے لوگ اس کا انجام بھگت رہے ہیں اور اب وہی امریکہ دوسرے دیش کو کہتا ہے کہ تم ایٹم بم نہیں بنا سکتے ہو۔ اسرائیل نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ اسرائیل کا لگاتار نیوکلیئر پروگرام جاری ہے۔ اس پر امریکہ حملے نہیں کر رہا ہے، اس کو امریکہ نہیں روک رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم کا ہونا پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے لیے خطرہ ہے، سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے، تمام مسلم امہ اور عرب دیشوں کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کے پاس بالکل بھی ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، لیکن امریکہ نے اسرائیل کو ایٹم بم بنانے کی پرمیشن دی، اجازت دی اور تقریباً 8 سے زیادہ ایٹم بم اسرائیل بنا چکا ہے اور اسرائیل کئی مرتبہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے کچھ وزیروں نے تو غزہ پٹی پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے جس کا نام اتمار بن گوئر ہے۔ دوسری طرف ایران نے ابھی تک ایٹم بم نہیں بنایا ہے۔ ایران صرف نیوکلیئر پروگرام کو اپنے یہاں جاری رکھے ہوا ہے، تو امریکہ ایران کو ایٹم بم بنانے سے روک رہا ہے۔ ہتھیار بنانا ہر ملک کا اپنا معاملہ ہے۔ جب امریکہ نے ہتھیار بنا رکھا ہے تو دوسرے ملکوں کو بھی اختیار اور رائٹ ہے ہتھیار بنانے کا، امریکہ اسے نہیں روک سکتا۔ اور امریکہ کو پہلی مرتبہ ایران نے واضح لفظوں میں چیلنج کیا ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نظام چلائیں گے، ہماری سرزمین ہے، ہم طے کریں گے کیا ہتھیار بنانا ہے، کیا ہتھیار نہیں بنانا ہے۔ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، امریکہ یہ طے نہیں کر سکتا ایران کیا کرے گا، نہیں کرے گا، ایران میں کون سی حکومت رہے گی، نہیں رہے گی۔ ہمارے انٹرنل معاملے میں امریکہ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایران کے ان جوابوں نے، ایران کے سخت فیصلے نے امریکہ کو اب تک ہر محاذ پر شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اب امریکہ کے پاس آخری آپشن بچا ہے ایران کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا، ایران کی ناکہ بندی کرانے کا یا ایران کو اکنومی میں نقصان پہنچانے کا، اور اسی ایجنڈا کے تحت امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اپنی فوج کو لگا رکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے بھی ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے پوری دنیا میں اب بحران پیدا ہو گیا ہے، کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ بھارت میں پیٹرول کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے، تیل کی کمی ہے، فرٹیلائزر کی کمی ہے۔ بھارت کے پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے باضابطہ اپیل کی ہے تمام دیش واسیوں سے کہ آپ کو کم سے کم پیٹرول خرچ کرنا ہے، کم سے کم اپنی کار چلانا ہے، گول خریدنے تک سے منع کر دیا ہے، باہر جانے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور اس پر پوری ڈیٹیل میں ویڈیو آ چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جو اسپیچ ہے وہ میں نے ملر ٹائمز پر پبلش کیا ہے تاکہ آپ اس کو سنیں۔ اور صرف بھارت متاثر نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر کے صرف امریکہ کو نہیں، پوری دنیا کو جھکنے پر ایک طرح سے مجبور کیا ہے۔ پوری دنیا کو اس جنگ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی تک امریکی صدر کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ 14-15 مئی کا امریکی صدر کا چین کا دورہ بھی ہے۔ اگر 14-15 مئی سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ امریکہ کے حق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر 14-15 مئی سے سیز فائر کا، پرماننٹ جنگ بندی کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چین کا دورہ ہے وہ دورہ بھی ناکام مانا جائے گا، اور اس کے بعد دنیا کو ایک نئی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملر ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجیے۔